मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू हो गया है। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा, गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया, लेकिन मोदी सरकार कांग्रेस के इस उपवास से ही डर गई है। तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश सहित लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने उपवास रखा, लेकिन इसे लेकर बवाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस के उपवास को तोड़ने की कोशिश की गई। वाराणसी को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित कई कांग्रेस नेताओं को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन अजय राय पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए। बैरिकेड फांदकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। गांधी प्रतिमा के पास उन्होंने उपवास किया और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। पूरे देश के अंदर जो आज ये हमारे कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष आज उपवास पर बैठे हैं, ये मनरेगा कानून को खत्म किया इस सरकार ने। आज उसके पूरी तरीके से विरोध में हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बैठा है और हम महात्मा गांधी के नाम को जो खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों का हक अधिकार मारना चाहते हैं, वो कांग्रेस होने नहीं देगी। उसके लिए हम लोग सड़क पर निश्चित तौर से हमारे पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता बैठे। तो वहीं एनएसयूआई के प्रदर्शन ने बीजेपी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी पहले ही ऐलान कर चुके थे कि मनरेगा बचाने के लिए वो वाराणसी में प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसके बाद पुलिस ने जगह जगह पहले ही बैरिकेड लगा दिए। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच जमकर टकराव हुआ। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने छात्रों पर बल प्रयोग के सीधे आदेश जारी कर दिए। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब पुलिस ने एनएसयूआई अध्यक्ष को धक्का देकर सड़क गिरा दिया। अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रदेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भी लोगों को अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने घटना का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी की कायर सरकार मनरेगा के बचाव में उठी हर आवाज को लाठी के जोर पर रौंदना चाहती है। आज जब एनएसयूआई के छात्रों ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सरकार की मनमानी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, तो डरी सहमी सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन ये क्रूर सरकार याद रखे, हमारी लड़ाई मजदूरों के अधिकारों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है, एक बेहतर कल के लिए है। चाहे कितना भी जोर लगा लो, न हमारे कदम रुकेंगे, न हमारी आवाज थमेगी। मनरेगा को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मनरेगा योजना गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इसे कमजोर कर रही है। इस योजना को बचाने के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी है। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार झुकेगी नहीं। जैसे अजीत डोभाल ने 10 जनवरी को एक बयान देते हुए कहा कि हजारों साल पहले मंदिरों को लूटने वाली घटनाओं पर हम असहाय रहे, अब बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। अब डोभाल के इस बयान को विपक्ष सीधे सीधे युवाओं को भड़काने वाला बयान करार दे रहा है। तमाम विपक्षी नेता उनके बयान पर निशाना साध रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने डोभाल पर तंज कसते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोभाल जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी, जिनका कर्तव्य देश को आंतरिक और बाहरी नापाक मंसूबों से बचाना है, उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का विकल्प चुना है। सदियों पुरानी घटनाओं को लेकर 21वीं सदी में बदला लेने का आह्वान करना एक डॉग विसल है, जो गरीब और अशिक्षित युवाओं को अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसाता है, जो पहले से ही चारों तरफ से हमलों का सामना कर रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने भी डोभाल पर तंज कसते हुए कहा कि एनएसए अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीते हैं। वो अरब देशों के साथ भी व्यापार करते हैं, और इधर अजीत डोभाल हैं जो भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले रह गए किसी बदले की। ये नेता और उद्योगपतियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और व्यापार करते हैं, जबकि यहाँ ये लोग आम जनता के बच्चों से हथियार उठाकर लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी डोभाल पर तीखा हमला किया है, यानी डोभाल अपने बयान से खुद ही फंस गए हैं। मोदी सरकार को भी बुरी तरह से फंसा लिया है। साल 2022 का अंकिता भंडारी मामला लगातार गरमाया हुआ है। जनता और विपक्ष सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया, जिस दौरान स्थानीय बाजार पूरी तरह बंद रहे। टैक्सी यूनियंस ने भी वाहनों का संचालन ठप रखा। प्रदर्शनकारियों ने कई आरोप लगाते हुए कहा
कि किसी भी दोषी को उसके पद, रसूख या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर बचाया नहीं जाना चाहिए। जब तक अंकिता भंडारी को न्याय और दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि इस मामले में जिस वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, उसे बचाने की कोशिश के आरोप बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं, जिसे लेकर जनता में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। जनता का मानना है कि ये केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज के विश्वास की लड़ाई है और न्याय में देरी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने शामिल होकर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच नहीं होगी और अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जैसा आप जानते हैं कि अंकिता केस को लेकर 29 दिसंबर को एक ऑडियो वीडियो सामने आया, जिसमें किसी वीवीआईपी नेता का नाम लिया गया था। उसने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद अदालत ने 7 जनवरी को आदेश दिया कि इस मामले में उस नेता का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद ये विवाद गहराता जा रहा है। बंगाल में चुनावी हलचल के बीच आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ईडी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है, तो ममता सरकार भी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कैविएट दाखिल कर दी, क्योंकि टीएमसी को इस बात की आशंका दिख रही है कि ईडी की आड़ में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाता है, तो उनके पक्ष में जनता की सहानुभूति पैदा हो सकती है। इसलिए ईडी के सहारे खेल करने की कोशिश हो रही है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह साबित करना कि राज्य की मशीनरी फेल हो चुकी है। राज्यपाल से भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगने की तैयारी चल रही है। आईपैक और फंड से जुड़े मामले में ईडी की एंट्री को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। टीएमसी तो पहले ही कह चुकी है कि ईडी की तरफ से छापेमारी का मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नहीं है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव में हार के डर से बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता पाना चाहती है। वहीं बीजेपी खेमे की हलचल इशारा कर रही है कि वे किसी बड़े फैसले के इंतजार में है। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का यह तरीका है, या वाकई दिल्ली में बंगाल को लेकर कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब बंगाल चुनाव से पहले क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनाव नतीजों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में लोक की हार और तंत्र की जीत हुई है, और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीत। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनतंत्र को धनतंत्र और मशीन तंत्र में बदल दिया गया। छल कपट और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जनादेश हासिल किया गया है, जिसे जनता के बीच स्वीकार्यता नहीं मिल रही है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि वो सरकार को काम करने का समय देंगे। उन्होंने कहा कि हम अगले 100 दिनों तक सरकार की नीतियों और निर्णयों पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जनता के बीच रहकर सरकार के कार्यों की समीक्षा और विवेचना जारी रहेगी। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार को उनके चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कई सवाल दागे, जैसे 2.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा कब पूरा होगा, 1 करोड़ नौकरियों के प्रण का क्या हुआ, हर जिले में 4-5 बड़े उद्योग लगाने के वादे पर सरकार कब अमल करेगी। उन्होंने पूछा कि अगर चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो सरकार बनने के बाद नागरिकों की हर मांग भी पूरी होनी चाहिए। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि वो राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना जारी है। बीएमसी चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा पहले ही चढ़ा हुआ है, और इस बीच कई ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आ रही हैं जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है, साथ ही कई तरह की अटकलों को भी हवा दे दी है। आपको याद होगा कि बीते दिन एनसीपी में टूट के बाद पहली बार अजित पवार और सुप्रिया सुले एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद दोनों गुटों के एक होने की खबरें तेज हो गई थी। और अब इस पूरे मामले पर अजित पवार का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने पार्टी एकजुटता और गठबंधन के मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि कुछ विधायकों ने गठबंधन की जरूरत बताई है। अजित पवार ने कहा कि पुणे के कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर दोनों एनसीपी साथ आती है तो राजनीतिक रूप से इसका फायदा होगा और वोटों का बंटवारा नहीं होगा। इसी मामले में सुप्रिया सुले और शशिकांत शिंदे से फोन पर बात की थी और दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। अजित पवार ने विपक्ष की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था, विपक्ष में बैठकर भी काम हो जाते थे, लेकिन अब स्थिति अलग है। लगातार 5-5 साल विपक्ष में बैठने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं। अजित पवार ने ऐसे तमाम कारण बताए जिसके तहत दोनों पार्टियों को एक हो जाना चाहिए।
हालांकि उप मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि अभी इस मामले में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अजित पवार के इन बयानों को एक इशारे के रूप में देखा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदलने तय माने जा रहे हैं। और अमेरिका में कभी भी जंग शुरू हो सकती है, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका लगातार हमले की धमकी दे रहा है तो ईरान भी पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। खामेनेई सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान को सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार से आजादी दिलाने में मदद करने के लिए तैयार है, जिसके बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया है। उसने भी अमेरिका को साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उनके निशाने पर अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकाने होंगे। दरअसल बीते लगभग 2 हफ्तों से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। जनता ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी और खामेनेई के खात्मे के नारे लगा रही है। ईरान सरकार भी प्रदर्शन को दबाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इस तनातनी में भड़की हिंसा में अब तक 300 लोगों की जान जाने की खबर है। ईरान का दावा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है और अब ईरानी संसद में अमेरिका के खात्मे के नारे लगने शुरू हो गए हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। यानी ईरान अब पूरी तरह मैदान में उतरने को तैयार है, चाहे वो अमेरिका से हमला हो या प्रदर्शनकारियों की उग्रता। क्षेत्र में बढ़ते इस तनाव को लेकर इजरायल भी सतर्क है। इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू की अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो से फोन पर बात हुई है, जिसके बाद इजरायल हाई अलर्ट की स्थिति में है और वो किसी भी संभावित अमेरिकी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी एक बार फिर अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं।